क्या है ना, तो सेट थ्योरी देख रहे हैं पहले हम। सो व्हाट इज अ सेट, होता क्या है सेट। जब हम सेट की बात कर रहे हैं तो सेट इज अ ग्रुप ऑफ, खाली मजे लेके पढ़ना तो बहुत आसानी से समझ में आएगा, बहुत तरीके से समझ में आएगा। और मेन इंपॉर्टेंट बात पकड़ लेना, फालतू की इधर उधर की बात पढ़ोगे तो सिर में दर्द होगा, क्योंकि बहुत अजीबोगरीब तरीके से जो है इसमें जो है सब कुछ लिखा हुआ है। तो मैं कोशिश करूंगा कि एक सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में उसे तुम्हें समझाने की कोशिश करूँ। बाकी तुम्हारी ट्यूनिंग मेरे साथ तो बनी हुई है, तुम काफी टाइम से हो, तो ऐसा कोई दिक्कत तुम्हारे को आएगी नहीं। सेट क्या है, सेट इज अ ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, या आप उसे कह लीजिए एलिमेंट्स, ठीक है ना, जो भी आपको सही लगे वो आप कह सकते हैं। तो सेट का मतलब क्या है, सेट का मतलब है ग्रुप। किस चीज का ग्रुप, किसी भी चीज का ग्रुप हो सकता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि इंग्लिश अल्फाबेट्स के जो वॉवल्स हैं उनका ग्रुप, कॉन्सोनेंट्स हैं उनका ग्रुप, या मैं आपसे कहूं कि नेचुरल नंबर्स हैं उनका ग्रुप, ठीक है ना। इसी तरीके से मैंने 3 के मल्टीपल रख लिए 50 तक, उनका ग्रुप। मैं आपसे कहूं कि द लार्जेस्ट 5 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ एरिया, उनका ग्रुप। लार्जेस्ट 5 सिटीज अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, उनका ग्रुप। तो जहां भी ग्रुप की बात आ जाएगी वहां पे क्या हो गया कि साहब सेट बन गया। अब जो सेट है हमारा, उसमें यहां पर एक टर्मिनोलॉजी यूज की गई है, वेल डिफाइंड। तो पहले इसी पे आ जाते हैं कि अब ग्रुप तो हम बहुत सारे बना सकते हैं, किसी भी चीज का ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी मैंने लिखी है वेल डिफाइंड, इस वेल डिफाइंड का क्या मतलब है। इस वेल डिफाइंड का मतलब है, अब इसका मतलब ये मत समझना कि जो है क्या नाम है अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज है, डिफाइंड है, ऐसा नहीं है। वेल डिफाइंड मतलब कि पर्सन टू पर्सन उस ग्रुप की जो डेफिनेशन है वो चेंज नहीं होगी, वो सबके लिए सेम रहेगी। पॉइंट समझ में आ रहा है। मतलब वेल डिफाइंड का मतलब है कि उसकी जो डेफिनेशन है डज नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन। मतलब उसकी जो डेफिनेशन है वो अच्छी तरीके से डिफाइंड हो गई, और वो सबके लिए कैसी रहेगी, सबके लिए साहब वो एक ही जैसी रहेगी। मतलब मैं कोई ग्रुप बनाने को दूं प्रथम को, तो उसने जो ग्रुप बनाया वैसा ही ग्रुप फरत्याल जी भी बनाएंगे, वैसा ही ग्रुप अनित्य भी बनाएगा, वैसा ही ग्रुप जो है वो राघव भी बनाएगा, अलग अलग नहीं होगा। कहने का मतलब, अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि साहब आप एक ग्रुप बनाइए या आप एक कलेक्शन कीजिए, कलेक्शन भी कह सकते हैं, ग्रुप भी कह सकते हैं, जो आपको पसंद आ रहा हो, और ऐसा ग्रुप बनाइए जो कि 5 वॉवल्स का ग्रुप है, ठीक है। कैसा ग्रुप है, 5 वॉवल्स का ग्रुप है। तो आपने कहा साहब 5 वॉवल्स का ग्रुप है, तो क्या क्या आ जाएगा उसमें, ए ई आई ओ यू, ये साहब हमारे 5 वॉवल्स आ गए। अब अगर मैं प्रथम को बोलता हूं तो वो भी यही लिखेगा, अगर मैं आयुष को बोलता हूं तो वो भी यही लिखेगा, है ना।
राघव को बोलता हूं तो वो भी यही लिखेगा, किसी भी बच्चे को बोलूंगा तो वो यही लिखेगा। अब इसमें मैंने कहा एक ऐसा ग्रुप बनाओ जिसमें जो है एरिया वाइज जो टॉप 5 कंट्रीज हैं जिनका एरिया सबसे ज्यादा है उनका नाम आप लिखो। अब ऑल्दो मुझे वो नाम अगर नहीं भी पता है, ज्योग्राफिकली जो है मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूं, फिर भी देख दाख के जब आप ये ग्रुप बनाओगे तो जो टॉप 5 कंट्रीज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड वो तो सबके लिए सेम रहेंगी ना। तो सबसे ज्यादा हमें पता है एरिया रशिया के पास है। अब ये कोई मैटर नहीं है, समझने की बात है। मैं थोड़ा इजी लैंग्वेज में आपको समझाना चाह रहा हूं जिससे कि आप किताब की लिखी हुई गंदी भद्दी लैंग्वेज जिसमें कुछ नहीं रखा है उसे आप बड़ी आसानी से समझ सकें। तो साहब रशिया हो गया, फिर हमें पता है साहब कनाडा है, फिर हमें पता है साहब यूएस है ना, फिर हमें पता है साहब कि ब्राजील आ जाएगा, फिर हमें पता है साहब ब्राजील के बाद कौन आ जाएगा, चाइना आ जाएगा, है ना, या ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, फिर इंडिया का नंबर आता है। तो साहब ये सबके लिए सेम रहेंगे। लेकिन यहीं पर अगर मैं आपसे ये कह दूं कि आप एक ऐसा कलेक्शन बनाइए, एक ऐसा ग्रुप बनाइए, एक ऐसा सेट बनाइए जिसमें आपके 5 बेस्ट एक्टर्स के नाम हैं। अब साहब हो सकता है कि आयुष के बेस्ट 5 एक्टर्स अलग हों, प्रथम के अलग हों, है ना, राघव के अलग हो, अनित्य कुछ और कह रहा हो कि नहीं साहब मुझे तो ये पसंद है। तो आप जब बेस्ट 5 एक्टर्स की बात करेंगे तो पर्सन टू पर्सन क्या होगा, उसकी डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। अगर मैं आपसे कहूं कि 5 प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया तो साहब चॉइस की बात आ गई। हर पर्सन की चॉइस बदलेगी, आपकी भी चॉइस बदलेगी, ग्रुप भी बदलेगा, तो वो वेल डिफाइंड नहीं रहेगा, उसकी डेफिनेशन चेंज हो गई। समझ में आई बात? अब अगर मैं आपसे कहूं कि फर्स्ट 10 इवन नंबर्स लिखिए तो सब एक ही जैसे लिखेंगे। आप समझ रहे हो ना मेरी बात में क्या कह रहा हूं? 5 ऐसी मूवीज के नाम बताइए जिन्होंने आज तक सबसे ज्यादा कलेक्शन किया है, तो आप देख दाख के बता दोगे तो जो 5 है वो 5 ही रहेंगी, सबके लिए एक ही जैसी रहेंगी। अब ये तो होगा नहीं कि आयुष के लिए जो है किसी मूवी ने ज्यादा कमाई कर ली हो और किसी दूसरे बंदे के लिए कि उस मूवी ने कम कमाई की हो, सबका रेवेन्यू एक ही जैसा रहेगा। पॉइंट क्लियर हुआ? तो सेट क्या है सर, उसकी कहानी आपको क्लियर हुई। तो आपका जो सबसे पहला चैप्टर है उसका पहला पेज आप देख रहे हो, उस पहले पेज में सेक्शन 1.2 है। उस 1.2 में अगर आप देखें तो किताब की लैंग्वेज भी आपको साथ साथ मैच करवाते जा रहा हूं कि आपको कोई तकलीफ ना हो। तो सेट के पहले पेज पर आपको 1.2 सेक्शन में देखो नीचे कुछ सेट्स दिए गए हैं, है ना। ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, तो हमें पता है साहब जो लेस देन 10 नेचुरल नंबर्स होंगे, ऑड नेचुरल नंबर्स, वो सबके लिए एक जैसे रहेंगे। अब यहाँ पर कुछ कुछ जगह बच्चा यहाँ पर अभी भी फंस रहा है, जैसे द रिवर्स ऑफ इंडिया। अब अगर मैं कहता साहब बेस्ट 5 रिवर्स तो चॉइस की बात आ जाती, लेकिन रिवर्स ऑफ इंडिया तो आपके लिए भी सेम है, मेरे लिए भी सेम है, सबके लिए सेम है। तो एक सेट हो गया साहब, ये जो कलेक्शन होगा ये एक सेट होगा। समझ में आई बात? देखो जो भी कलेक्शन है, जो भी ग्रुप है, उसे हम सेट कब कह रहे हैं, जब वो पर्सन टू पर्सन उसकी डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही है। पॉइंट क्लियर हो गया? इसी तरीके से देखो कह रहा है वॉवल्स, तो वॉवल्स सबके लिए सेम रहेंगे। वेरियस काइंड ऑफ ट्राइंगल्स, तो ये भी सबके लिए सेम रहेंगे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210 2357 है, सबके लिए सेम रहेंगे। द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन
एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6 जो कि 2 और 3 है, ये भी सबके लिए सेम रहेंगे, चाहे जो मर्जी सॉल्व कर ले, 10th का बच्चा सॉल्व करे, 11th का, या पोस्ट ग्रेजुएट या पीएचडी वाला, या फिर मोदी जी को भी सॉल्व करने के लिए दे दो, तब भी वो यही निकालेंगे सॉल्यूशन, हालांकि उनको आता ना हो तो अलग बात है। अब साहब सेट का मतलब आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि ठीक है साहब, कलेक्शन तो हम कर लेंगे, हमें ये समझ में आ गया कि कलेक्शन करना, ग्रुप करना, और कैसे ग्रुप का, कैसे जो है कलेक्शन की हम बात कर रहे हैं जिसकी परसेंट टू परसेंट डेफिनेशन चेंज ना हो, ठीक है ना। यहां तक सबको क्लियर हो गया। मैं पहले ही कह रहा हूं थ्योरी है भाई, थ्योरी की तरह पढ़ोगे मजा आएगा, सुनने में कहानी अच्छी लगेगी, लेकिन अगर यहीं पर आप जो है किताब की लैंग्वेज को मिसमैच करोगे, स्कूल के टीचर्स की बात सुनोगे, तो फिर कहानी और ज्यादा गर्त में जाती हुई दिखाई देगी। तो मैं सिंपल से सिंपल कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आए। जहां पर ज्यादा जल्दी होगी हम एक दिन में 2 एक्सरसाइज ही पटकेंगे, जहां पर मुझे लगेगा अभी ज्यादा नहीं करना है, समय देना है, वहां पे मैं एक एक्सरसाइज को समय भी दूंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो अब साफ सवाल उठता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स कैसे होगा, ठीक है ना। तो सेट हम कलेक्शन तो कर रहे हैं, लेकिन उस कलेक्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो बात आती है सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। हिसाब सेट तो आ गया, कलेक्शन तो हो गया, लेकिन उसको रिप्रेजेंट कैसे करें। तो सेट्स का रिप्रेजेंटेशन अगर मैं आपको बताऊं तो साहब 2 तरीके से होता है, ठीक है। 2 तरीके से होता है, 2 तरीके से हम सेट को लिखते हैं या उसको बनाते हैं। पहला तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म, और दूसरा तरीका है रोस्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म कह लो या टैबुलर कह लो, एक ही बात है। रोस्टर कह लो या टैबुलर कह लो, एक ही बात है। अब साहब क्या मतलब है इनका, कहना क्या चाह रहा है, उसको देखते हैं। ठीक है, कहना क्या चाह रहा है। सेट बिल्डर फॉर्म को अगर हम देखें तो जैसा कि उसके नाम से क्लियर है, सेट बिल्डर फॉर्म मतलब सेट को बनाने वाली फॉर्म, और रोस्टर या टेबुलर फॉर्म का मतलब है कि एक टेबल बना के या एक रोस्टर बना के, रोस्टर मतलब एक पर्टिकुलर सिस्टम बना के उसको लिखा जाए। तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। पहले हम बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म क्या है। तो सेट को बनाने वाली फॉर्म, और रोस्टर फॉर्म क्या है, एक रोस्टर या एक टेबल बना के उसको एक सिस्टम के हिसाब से लिखा जाए। तो आपको पहले तो चलो यहीं पे बता देता हूं। जैसे मान लो कि मैं कोई सेट है मेरा, और मैंने आपसे कहा राइट और मेक अ सेट ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर्स। अब डेफिनेट सी बात है ये सेट होने जा रहा है। क्यों होने जा रहा है ये सेट? क्योंकि सबके लिए एक ही जैसा रहेगा। तो अब मैं कहता हूं कि इसको सेट को आप बनाओ, लेकिन किस फॉर्म में बनाओ? रोस्टर फॉर्म में बनाओ, टेबुलर फॉर्म में बनाओ। तो रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में बनाना है तो पहले तो आप देखो इसके एलिमेंट क्या क्या होंगे। तो सबको मालूम है इसके एलिमेंट होंगे आपके 1, 3, 5, 7, 9। तो वो तो किसी के लिए भी चेंज नहीं होने वाले। तो रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में अगर इसको लिखना है आपको, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो इसको एक कैपिटल लेटर से कुछ नाम दे दोगे। तरीका समझ लो,
जब ये तरीका समझ लोगे तो पढ़ भी पाओगे सेट को, लिख भी पाओगे और उसकी प्रॉपर लैंग्वेज को भी देख पाओगे। तो सबसे पहले उसको एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर दो। मैंने यहाँ पर इसको एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर दिया, सपोज सी, ठीक है। और करली ब्रेसेस में उसको हमें लिखना है। करली ब्रेसेस आप समझ रहे हो, करली ब्रेसेस में उसको लिखना है। तो हर एक एलिमेंट को हम क्या करेंगे, लिख कर कॉमा से सेपरेट करेंगे। तो हमने सबसे पहले अपना एलिमेंट देखा, क्या है 1, उसके बाद क्या है 3, उसके बाद क्या है 5, उसके बाद क्या है 7, उसके बाद क्या है 9। तो इस तरीके से हमने करली ब्रेसेस बंद कर दिए और ये हमारा सेट कंप्लीट हो गया। तो रोस्टर फॉर्म इसी को कह रहे हैं सर, खाली नाम ही डरावना है कुछ नहीं। यही हमारी रोस्टर या टेबुलर फॉर्म है। तो रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में क्या करना है, आपको सबसे पहले एक कैपिटल लेटर लिखना है, उसका नाम देना है। कैपिटल लेटर से नाम लिखने के बाद, ठीक है, उसको क्या करना है, करली ब्रेसेस में रखना है। करली ब्रेसेस के साथ आप क्या करोगे, उसको उनको सेपरेट करोगे। सेपरेट कैसे करना है, कॉमा से सेपरेट करना है। पॉइंट क्लियर हुआ, नहीं हुआ? अरे यार भाई, कुछ समझ में आ रहा है तुम लोगों को? मैं आ गया सर। तो स्पीड तो पकड़ ही नहीं रहा। अगर स्पीड पकड़ लूंगा तो ये तो उड़ जाएगा 1 सेकंड के अंदर। सेपरेट करना है कॉमा से, ठीक है। तो साहब इसी को हम रोस्टर फॉर्म कह रहे हैं। आप देखो ऊपर जो मैंने ये सेट ए और सेट बी बनाया है, ये भी मेरा रोस्टर और टेबुलर फॉर्म ही है। क्लियर हो गया? रोस्टर और टेबुलर फॉर्म क्या है, समझ में आई आपको? यस सर। सबको समझ में आई? अब Yes, सुनिए sir. सर, अब सुनिए। अब ये सेट बिल्डर फॉर्म क्या है साहब, इसका भी डरावना सा नाम है। और आप पता, पूरा चैप्टर पढ़ते समय आप गालियां बकोगे कि यार इसको कितना अजीबोगरीब तरीके से लिखा हुआ है, एक सिंपल तरीके से क्यों नहीं लिखा जा रहा। और मैं आपको कहता हूं कि आधी से ज्यादा किताब इसी बकवास के ऊपर चल रही है। छोटी से छोटी चीज को भी इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड बना के लिखा है कि बच्चे के सिर में दर्द हो जाता है। बच्चा कहता है यार मेरे साथ ये क्या हो रहा है, और टीचर जो है उसी स्पीड से उसी फ्लो में पढ़ाए जा रहे हैं, पल्ले कुछ नहीं पढ़ रहा। अब ट्रिग्नो आप पढ़ रहे हो, स्कूल में पहला चैप्टर ही ट्रिग्नो पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा आपके सिर के ऊपर पहाड़ टूट गया, क्योंकि अभी तक 10th तक की ट्रिग्नो तो आपको बड़ी इजी लग रही थी। अब जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा ट्रिग्नो तो आपको लगेगा यार इसमें कुछ है ही नहीं, आपको ऐसा लगेगा इसमें कुछ है ही नहीं। और उन्होंने तो साफ साफ कह दिया होगा ये 50 फॉर्मूले हैं याद कर लो, ये 20-30 है ये याद कर लो, और भाई इसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा। तो काम टीचर का ये है कि आधे से ज्यादा तो ऐसे ही याद करा दे, और जहां बच्चे को याद नहीं हो रहे कम से कम उसे ये सिखा दे कि आ कैसे रहे, ताकि वो वहीं पे ड्राइव कर ले। तो चलो कुछ का तो रट्टा मारना पड़ेगा, अभी 11th में आ गए हो, थोड़ा बहुत तो चलो याद करना पड़ेगा, लेकिन ये मतलब थोड़ी कि बच्चे के दिमाग को जंक फाइल ट्रीट कर लो और जो मर्जी उसके दिमाग में भरने के लिए अलाउ कर दो, ये भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले। ऐसा नहीं है, देयर इज अ प्रॉपर सिस्टम। और लिटरली आपको ऐसा लगेगा कि मैथ्स इज वेरी इजी फॉर 11th। बाकी प्रैक्टिस करोगे पढ़ोगे तो मार्क्स अच्छे आएंगे, नहीं पढ़ोगे तो भाई वो तो फिर किसी बच्चे की हेल्प नहीं हो सकती। तो सर सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म मतलब इसे उसके नाम से क्लियर है, सेट को बनाने वाली फॉर्म, ठीक है ना। सेट को बनाने वाली फॉर्म से मतलब है कि आप कोई सेट कब बना पाओगे, आप वो सेट तब बना पाओगे जब आपके पास उस सेट की क्या हो, डेफिनेशन। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग क्या लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ, नहीं हुआ? अभी समझाता हूं। जैसे मैंने ये सेट नीचे लिखा है, कौन सा सेट लिखा है, राइट फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर्स। आपने इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, करली ब्रेसेस में कैपिटल लेटर से नाम दिया, कॉमा लगा के सेपरेट कर दिया। अब मैं कहता हूं इसी को आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए।
तो सेट बिल्डर फॉर्म मतलब मैंने एक सेट का नाम दिया सी कैपिटल लेटर से। अब मुझे यहाँ पर उसके एलिमेंट्स नहीं लिखने हैं, मुझे क्या लिखना है, वहां पे उसकी डेफिनेशन लिखनी है। तो अब देखो कि मजाक किस तरीके का है, डेफिनेशन किस तरीके से यहाँ पर जो है वो रिप्रेजेंट की जा रही है। जब ये सारी बातें आपको समझ में आने लगेंगी, वहां आपको जो है वो पूरी पूरी पिक्चर भी साफ हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो है लिखता हूं कि C जो है, C इज अ सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, या मैं कहूं ऑल द X। ठीक है, तो X क्या है, X यहाँ पर एक समझ लो जनरलाइजेशन है। किसका जनरलाइजेशन है, उन सारे एलिमेंट्स का। ठीक है, जो कि इस सेट C में आने वाले हैं। और सेट C में आने वाले जो एलिमेंट X हैं वो कैसे हैं, उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर ये दो डॉट बना के, जो आप देख रहे हो दो डॉट बनाए मैंने X के बाद, दो डॉट बनाए मैंने X के बाद, अरे दिख रहे हैं ना, नहीं दिख रहे? यस सर, है ना, दिख रहा है सर। हाँ, तो ये दो डॉट बनाए हैं। इस दो डॉट को बनाने के बाद जो है वो आप इसकी डेफिनेशन लिख दोगे। अब जब डेफिनेशन की बात आती है तो यार देखो, डेफिनेशन लिखने का तरीका कोई फिक्स नहीं होता है। ठीक है ना, कोई इसको किसी तरीके से लिख सकता है, कोई इसको किसी तरीके से लिख सकता है, लेकिन डेफिनेशन को इस तरीके से लिखा जाना चाहिए, डेफिनेशन को इस तरीके से लिखा जाना चाहिए कि उसका जो मीनिंग है, उसका जो पर्पस है वो क्लियर हो जाए। ठीक है ना, मतलब देयर शुड बी अ थॉरो मीनिंग ऑफ दैट डेफिनेशन, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। समझ में आई बात? अब इसको कोई बच्चा ऐसे लिखता है कि set C is a set of all X where X is तो X कैसे है उसकी डेफिनेशन अब अपने को लिखनी है। X कैसे है, X is first 5 odd natural numbers। तो अब जो क्वेश्चन था आप कहोगे सर ये तो वही कॉपी कर दिया आपने, तो और डेफिनेशन कैसे लिखें। अब कोई बच्चा यहाँ पर थोड़ा मैथमेटिकली ज्यादा स्ट्रांग था, तो उस बच्चे ने क्या किया, उस बच्चे ने कहा सर मैं तो थोड़ा मैथमेटिकली इसको और ड्रामेबाजी वाले तरीके से लिख कर दिखाऊंगा, तो वैसे लिख के दिखा दिया जाता है। अब लिखा x, अब x क्या है, दैट इज अ जनरलाइजेशन ऑफ द एलिमेंट्स, कि भाई x जो है वो कोई भी एलिमेंट जो कि फर्स्ट 5 और नेचुरल नंबर को कंप्लाई कर रहा होगा वो जो है इस सेट में आने वाला है। तो अब आपको समझाना है कि x कैसा है ना। तो अब कोई बच्चा जो मैथमेटिकली स्ट्रांग था ज्यादा, उसको सिस्टम समझ में आता था, तो उसने यहाँ पर इसको मैथमेटिकली अच्छे से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। उसने कहा देखो जो x है ना वो हमारा 2n+1 की फॉर्म का है। x कैसा है, 2n+1 की फॉर्म का है, जहां पर ठीक है n किस तरीके का है, n जो है वो, अब इसमें आगे आके आप एक चीज पढ़ोगे बिलोंग्स टू। ठीक है, तो मैं बिलोंग्स टू भी लिख देता हूँ अभी यहाँ पर, लेकिन अभी आप फिलहाल इतना समझ लो कि इसको लिखने का सिस्टम बना रहे हैं अभी हम। तो n जो है वो बिलोंग करता है कहाँ से, 1, 2, 3, 4, कहाँ से बिलोंग करेगा, 0 भी आ जाएगा इसमें, 0, 1, 2, 3, 4। तो इस तरीके से किसी बच्चे ने कहा कि मैं तो ऐसे लिखूंगा साहब। तो यहाँ से भी जो है कहीं ना कहीं आपका मीनिंग तो क्लियर हो ही रहा है कि जो भी नंबर आएगा
ये मैंने साइन बना दिया बिलोंग्स टू का, ठीक है। इसको भी मैं आगे समझाऊंगा कि ये बिलोंग्स टू कैसे आता है, इसका मतलब क्या है, और इसका मतलब सेट से किस सबसेट से किस तरीके से अलग है। लेकिन फिलहाल आप समझ लीजिए कि एक तरीके से ऐसा ई टाइप का बनाया जाता है जिसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। तो इसको हम लोग आगे जाके क्लियर करेंगे कि ये क्या होता है, लेकिन फिलहाल आप इतना बिलोंग्स टू में इतना तो समझ रहे होंगे कि इससे बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो किसी बच्चे ने इस तरीके से लिखना शुरू कर दिया, तो गलत तो ये भी नहीं है। आप जो भी जो है एन की जगह यहाँ पर 0 1 2 3 4 अगर पुट करोगे तो आपको पहले 5 ऑड नंबर जो है यहाँ पर मिलने लग जाएंगे। बात समझ में आई नहीं आई? यस सर, आगे से। तो भाई सर कोई बच्चा कहे मैं ऐसे लिखूंगा, कोई बच्चा कहे मैं ऐसे लिखूंगा, तो भाई डेफिनेशन जो है वो पर्सन टू पर्सन अलग अलग हो सकती है, लेकिन इस तरीके से अलग नहीं होनी चाहिए कि उससे सेट का पर्पस ही बदल जाए, उससे सेट का जो पूरा मीनिंग है वही चेंज हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, यहां तक समझ में आया। अब हम किताब की थोड़ी सी लैंग्वेज पे चलते हैं। अब एक बात और यहां पर हम समझ लें कि सर, हेलो हेलो, यस सर। यस सर। हाँ बेटा टाइम खत्म हुआ था, रीजॉइन कर लेंगे, ठीक है। अब सुनो, ठीक है सर। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि जब ये रोस्टर फॉर्म आप लिखोगे ना, रोस्टर फॉर्म जब आप बनाओगे या रोस्टर फॉर्म लिखोगे, तो एक बात का ध्यान रखना कि कोई भी जो इसका एलिमेंट है ना, जैसे 1 3 5 7 9 हम लोग देख रहे हैं, ये 1 3 5 7 9 जो हम एलिमेंट देख रहे हैं, ये कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो, ठीक है। दूसरी बात, सेट को लिखते टाइम जो इसके एलिमेंट्स हैं उसका ऑर्डर मैटर नहीं करता है। मतलब आप इसको 3 5 7 9 1 ऐसे भी लिख सकते थे, पर ऐसा नहीं करेंगे कि 1 को 2 बार लिखते हैं, 3 को 2 बार लिखते हैं। कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होता, वो एक ही बार आता है। दूसरी बात ये होती है कि इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप किसी भी ऑर्डर में इनको लिख सकते हो। समझ में आ रही है बात? लेकिन कोशिश हमेशा यही करनी चाहिए कि जो है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर को ही प्रेफरेंस दिया जाए, जिससे कि सेट को रीड करने में, सेट को समझने में आसानी हो। एक मिनट, हाँ होल्ड। तो यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए और ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ठीक है ना। दूसरी बात यहाँ पर एक चीज और हम लोग समझ रहे हैं कि जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो डेफिनेशन है, और डेफिनेशन से ही हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तरीके से रोस्टर फॉर्म बना रहे हैं। और अगर हम रोस्टर फॉर्म को देख रहे हैं तो उससे हम डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। लेकिन बच्चा यहाँ पर ये सवाल करता है, कहता है सर ये दोनों अलग अलग फॉर्म्स की जरूरत हमें पड़ क्यों रही है। एक नॉर्मल बात कर रहे हैं कि दो अलग अलग फॉर्म्स की जरूरत हमें क्यों पड़ रही है, ठीक है ना। तो दो अलग अलग फॉर्म्स की जरूरत हमें क्यों पड़ रही है, तो देखो किसी की जगह पे ऐसा हो सकता है कि हमें रोस्टर फॉर्म बनाना वहां पे पॉसिबल ही ना हो। अब जैसे मान लो कि रैशनल नंबर्स को यहाँ पर कहते हैं, तो अब रैशनल नंबर्स तो भाई इनफाइनाइट रैशनल नंबर शुड बी देयर। कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होंगे, कोई भी दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर होंगे, है ना। तो हर जगह रोस्टर में लिखना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए स्किल बिल्डर का और सॉरी सेट बिल्डर का जो है ऑप्शन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। और जहां पर हम इजिली जो है नंबर्स को काउंट कर सकते हैं, छोटे छोटे होंगे, तो वहां पे हम लोग जो है रोस्टर और टेबुलर को प्रेफर करते हैं। हालांकि जैसे इंटीजर्स हैं तो इंटीजर्स को भी हम लोग जो है रोस्टर में इजिली लिख सकते हैं, हालांकि इंटीजर्स तो इनफाइनाइट है। आप समझ पा रहे हो ना मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूँ। जिनका रिप्रेजेंटेशन इजी हो जाता है उनको रोस्टर की प्रेफरेंस दे देते हैं, जिनको जो है रिप्रेजेंट करना इजी नहीं होता वहां पे हम सेट बिल्डर की बात करते हैं। तो अलग अलग नहीं है, एक ही जैसा है। फर्दर चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब कुछ सेट्स है हमारे
मैथमेटिकल सेट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लो किसी को चाहिए तो। अब हमारे कुछ और सेट्स हैं, मैथमेटिकल सेट्स आप कह सकते हो उनको। और ये जो मैथमेटिकल सेट्स हैं इनके लिए पहले से ही कुछ जो है अल्फाबेट्स डिसाइड किए गए हैं। तो कहीं पर अगर आप इनके जो है इन अल्फाबेट्स का जो है यूज देख रहे हो तो आपको समझना पड़ेगा वहां पर कि ये वाले जो है सेट इस वाले नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे कुछ मैथमेटिकल सेट्स हैं हम यहाँ पर देख रहे हैं। सबसे पहले समझ लें आर। तो आर जो है अगर कहीं पर दिख जाता है तो समझ लीजिएगा कि वो रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। फर्दर हम इसमें देखते हैं कि क्यू आता है, क्यू। तो क्यू जो है आपका वो रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से टी जो है, टी वो इरेशनल नंबर्स के लिए यूज होता है। इसी तरीके से आप देखोगे एन, तो एन जो है वो नेचुरल नंबर से रिप्रेजेंट होता है। और होपफुली ये सबको मालूम है, मैंने लास्ट ईयर नंबर ट्री बताया था तो आपको पता है कि इनके बीच में क्या रिलेशन है, और ये हमें आगे बहुत यूजफुल होने वाला है सबसेट्स में जाके। तो नेचुरल नंबर्स, इसी तरीके से अगर उसने लिख दिया आर पॉजिटिव, आर बनाया, आर के ऊपर एक छोटा सा यहाँ पर ऐसे पॉजिटिव लगा दिया, ठीक है ना। आर प्लस लिख दिया उसने, जैसे आर बना के यहाँ एक छोटा सा प्लस लिख दिया, तो इसका मतलब हो गया कि साहब ये रियल, पॉजिटिव रियल है। क्या है? पॉजिटिव रियल है। इसी तरीके से जो है क्या नाम है, वो क्यू के ऊपर भी प्लस लगा सकता है, टी के ऊपर भी प्लस लगा सकता है। इसी तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जेड। जेड अगर कहीं भी आया तो वो इंटीजर्स के लिए होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से मान लो अगर उसने लिख दिया वहां पर जेड पॉजिटिव, तो जेड पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स। समझ में आई बात? अगर जेड पॉजिटिव लिखा है तो उसका मतलब है पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इस तरीके से कुछ मैथमेटिकल सेट्स बनाए गए हैं। अगर कहीं पर ये सब लेटर्स यूज हो रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो है ये सिंबल्स हैं इनके मैथमेटिकल सेट्स के लिए, और ये वेल रिनाउंड है और ये यूज होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक कोई इशू नहीं है, यहाँ तक सब समझ में आता है। फॉर्म्स दोनों मैंने आपको बता दी। अब सर हम और आगे बढ़ रहे हैं, और जो है हम लोग चलते हैं अपने एग्जाम्पल 1 के ऊपर, और फिर मैं आपको आगे जाके फिर जो है बिलोंग्स टू और ये सब चीज़ों को ही बताऊंगा। तो फिलहाल अगर आपको कोई ऐसा इशू लग रहा है कि बिलोंग्स टू आपके दिमाग में अगर अभी खटक रहा है, तो आपको मैं इतना समझा देता हूँ कि बिलोंग्स टू का मतलब है कि जो है, जैसे मैंने पीछे यहाँ पर लिखा है आपके लिए ऐसा, बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4। तो बिलोंग्स टू का मतलब है कि वो उसका एक एलिमेंट है, ठीक है ना। तो फिलहाल आप बिलोंग्स टू को एक कीवर्ड से याद रखें, एलिमेंट ऑफ, ठीक है ना। कि मतलब उसका एक एलिमेंट है। तो हालांकि सबसेट और बिलोंग्स टू में कंफ्यूजन होता है, वो आगे क्लियर करेंगे, अभी मैं फिलहाल इसकी बात नहीं करना चाह रहा। तो यहाँ तक किसी को कोई फाइट हो तो आप पूछ सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल 1 पे चलते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल 1 क्या कह रहा है। टाइम खत्म होगा तो रीजॉइन कर लेंगे। एक काम करो, रीजॉइन कर ही लो, मैं मीटिंग एंड कर देता हूँ, है ना। फिर स्क्रीनशॉट ले लो इसका।